हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रेशम कीट का पालन या सेरीकल्चर। तो रेशम कीट का पालन पढ़ेंगे, साथ में रेशम कीट का जो जीवन चक्र है या जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन ये भी पढ़ेंगे कि एक रेशम कीट से रेशम का धागा किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो देखो रेशम कीट की जो कहानी है वो कैसे चालू होती है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेंगे भी रेशम कीट का पालन किसे कहते हैं। रेशम कीट पालन को अंग्रेजी में अपन सेरीकल्चर बोलते हैं। तो इसके लिए एक सीधी सी परिभाषा अपने को याद रखनी है कि रेशम कीट को पालकर उससे रेशम प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाती है। तो एक नंबर पे तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि रेशम कीट को पालकर उससे रेशम प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, रेशम कीट का पालन या सेरीकल्चर कहलाती है। अब देखो रेशम कीट पालन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले चीन के लोग, जो चीन के लोग हैं वो सबसे पहले रेशम कीट को पालना सीखे थे। वो सबसे पहले सीखे हुए रेशम कीट को कैसे पाला जाता है और कैसे उससे धागा प्राप्त करें और कैसे फिर उस रेशम का कपड़ा बनाया जाए। ठीक है। और चीनी वासियों ने क्या किया कि लंबे समय तक ये जो कला थी रेशम कीट को पाल करके उससे धागा प्राप्त करना, कपड़ा बनाना, ये कला सालों तक गोपनीय बनाए रखा गया। क्योंकि चीन के जो लोग थे वो एकमात्र जगह थी चीन की जहां से रेशम प्राप्त होता था। तो उनको काफी लाभ होता था। ये जो रेशम का धागा बनाते थे, रेशम का कपड़ा बनाते थे और उसको बेचते थे बाकी के देशों के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर, तो उनको काफी लाभ होता था। तो सालों वर्षों तक इन्होंने क्या किया, वो जो रेशम का कीट पालन की जो कला थी उसको गोपनीय बनाए रखा। लेकिन इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि सन 555 ईस्वी के अंदर दो जासूस साधु के वेश के अंदर चीन गए और वहां से वो कला भी सीख लिए, वो जो रेशम कीट का पालन करते हैं वो, और वहां से रेशम कीट का अंडा चुरा करके लाने में भी वो सफल रहे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि दुनिया के लगभग सभी जो देश है उनके अंदर रेशम कीट का पालन करना, उससे रेशम प्राप्त करके कपड़ा बुनना, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित हो गया। तो वर्तमान में यदि अपन देखें तो रेशम के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, जापान का दूसरा स्थान है और उसके बाद में तीसरा स्थान है अपने देश भारत का। ठीक है। तो मुख्य मुख्य बातें अपने को ये याद रखनी है। पर रेशम कीट को पालकर उससे रेशम प्राप्त करने की क्रिया रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि रेशम कीट को पालना और उससे रेशम प्राप्त कर कपड़ा बुनने की कला सर्वप्रथम किसने सीखी, चीन वासियों ने सीखी थी। और सालों वर्षों तक उन्होंने ये जो कला थी इसको गोपनीय बनाए रखा क्योंकि उनको इससे बहुत लाभ हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 555 ईस्वी में दो जासूस साधु के वेश में चीन गए और वहां से रेशम कीट के अंडे चुरा लाने में क्या रहे, वो सफल रहे। और उसके बाद में क्या हुआ कि सभी देशों के अंदर ये जो रेशम कीट का पालन था ये धीरे धीरे कुटीर उद्योग के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया। तो आज रेशम के उत्पादन में चीन और जापान, इसके बाद में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन आज भी, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी जो रेशम कीट से संबंधित है और शुरुआती जो बातें हैं। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो रेशम कीट है उसका जीवन परिचय या जीवन चक्र पढ़ेंगे। वे रेशम कीट जो है अपना जीवन यापन कैसे करता है और कैसे वो रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये जो बातें हैं ये नोट कर लो, छोटी छोटी बातें हैं, काम की है। ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट किया आपने, मैं मिटा रहा हूं भाई इनको अब। हाँ, तो अब देखो हम पढ़ेंगे
रेशम कीट का जीवन परिचय या रेशम कीट का जीवन चक्र। तो देखो भाई इसको ध्यान से, ऐसा कोई सा भी कीट जो रेशम का जैसा धागा उत्पन्न करता है उसे बोला जाता है रेशम कीट। तो इस प्रकृति के अंदर ऐसे कई प्रकार के कीट हैं जो कि रेशम का जैसा धागा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसे कीटों में से केवल कुछ ही कीट ऐसे हैं जो कि अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम उत्पन्न करते हैं। तो इन सारे कीटों में से केवल कुछ ही रेशम कीट ऐसे हैं जिनका पालन के लिए चुनाव किया जाता। तो उनमें से प्रमुख एक कीट की जाति है जो कि शहतूत की जो पौधे है उसकी पत्ती के ऊपर रहती है, जिसे अपन बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई। क्या बोलते हैं जिसको? बॉम्बिक्स मोराई। तो देखो कुछ बातें आपको याद रखना। पहली चीज आप क्या याद रखोगे कि ऐसे कीट जो रेशम का धागा उत्पन्न करते हैं, रेशम कीट कहलाते हैं। रेशम कीट कहलाते हैं। तो ऐसे प्रकृति में बहुत सारे कीट हैं जो कि रेशम का जैसा धागा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कीटों का क्या किया जाता है? रेशम पालन के लिए उपयोग किया जाता है। तो उनमें से भी प्रमुख मैं बता रहा हूं, शहतूत की पौधे की जो पत्ती है उसके ऊपर रहने वाली जाति है और उस कीट को अपन बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई। तो यहां पर ये लिख लेते हैं अपन कि रेशम कीट की शहतूत की पत्ती पर रहने वाली जाति बॉम्बिक्स मोराई। प्रमुख जाति है जिसका रेशम कीट पालन के लिए चुनाव किया जाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए, या जूलॉजिकल नेम बताइए, या जानत्विक नाम बताइए। तो यही नाम आपको बता करके आना है, बॉम्बिक्स मोराई। और ये शहतूत के पौधे पर रहने वाली रेशम कीट की ही एक जाति है जिसका भारत के अंदर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो भाई भारत के अंदर क्या होता है कि इसकी एक वर्ष में 2 से लेकर के 7 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। ठीक है। तो यहां पर एक चीज और लिख देते हैं,
एक वर्ष में इसकी 2 से 7 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। अब देखो ये जो कीट है आपका, इसकी वर्गीकरण की स्थिति अपन देखें तो देखो इसका जो संघ होता है वो तो होता है आर्थ्रोपोडा। इसका जो वर्ग होता है वो होता है इंसेक्टा। इंसेक्टा इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। इसका जो वंश है वो है बोम्बिक्स। और इसकी जो जाति है इधर लिख देता हूं, इसकी जो जाति है वो होती है मोराई। तो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो रेशम कीट होता है संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा और गण लेपिडोप्टेरा का क्या है, सदस्य। वास्तव में क्या है कि ये इसकी वर्गीकरण स्थिति है जिसमें बताया जाता है भाई ये कौन से संघ का है, कौन से वर्ग का है, कौन से गण का है, कौन से वंश का और कौन सी जाति का है। तो संघ इसका आर्थ्रोपोडा है, वर्ग है इसका इंसेक्टा, गण है लेपिडोप्टेरा, वंश बोम्बिक्स और जाति क्या है, मोराई है। ठीक है, तो हम जो जीवन चक्र यहां पर पढ़ेंगे तो वो वास्तव में पढ़ेंगे बोम्बिक्स मोराई जो है कीट, उसका जीवन चक्र यहां पर पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से रेशम का उत्पादन करता है और कैसे हम इससे रेशम प्राप्त करेंगे। तो मुख्य मुख्य बातें क्या जानी अपन ने, रेशम कीट का जो जीवन परिचय चक्र है उसमें पहली चीज तो ये देखी भाई ऐसे कीट जो रेशम का धागा उत्पन्न करते हैं उसे रेशम कीट बोला जाता है। दूसरा कि रेशम कीट की वैसे तो कई सारी जातियां हैं जो कि रेशम का जैसा धागा उत्पन्न करती है, लेकिन उनमें से कुछ ही जातियां ऐसी है जिसका उपयोग रेशम कीट के पालन के लिए किया जाता है। तो उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है, बोम्बिक्स मोराई है, जो कि सहतूत के पौधे की पत्तियों के ऊपर क्या होती है, रहती है। ठीक है, तो ये जो कीट है इसकी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां तक तैयार की जा सकती है। और ये जो कीट है संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा और गण लेपिडोप्टेरा का सदस्य है। बोम्बिक्स इसका वंश है और मोराई क्या है, इसकी जाति है। तो वीडियो पॉज करके पहले आप इन बातों को नोट करो, उसके बाद में मैं इसका जीवन चक्र है उसकी बात करूंगा भाई ये कैसे अपना जीवन चक्र बिताता है। हाँ जी, क्या नोट, देखो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको देखना और साथ में जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको सुनते हुए चलना। तो देखो डायग्राम के अंदर आपको एक नर और मादा रेशम कीट नजर आएगा। तितली की जैसी इनकी अवस्था होती है, नर और मादा दोनों ही जैसे तितली होती है उस तरीके के आपको दिखाई देंगे। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है कि सहतूत के पौधे की पत्तियों के ऊपर ये रहने वाले कीट है। तो इन दोनों के अंदर जब मैथुन की क्रिया होती है और मैथुन की क्रिया होने के बाद में
जो मादा रेशम कीट होता है, फीमेल वाला जो कीट है, वो क्या करता है, अंडे देता है। और अंडे ये देता है शहतूत के जो पौधे की पत्ती है उसकी ऊपरी सतह पर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मान लीजिए शहतूत के पौधे की पत्ती है और इसकी ऊपरी सतह के ऊपर मादा रेशम कीट क्या करेगी, अंडे देगी। ठीक है, क्या दे देगी, ये अंडे दे देगी। अब ये अंडे पत्ते हिलेगी तो गिरेंगे नहीं, क्या गिरने की संभावना है। तो इसलिए मादा रेशम कीट क्या करता है कि एक पदार्थ होता है जिलेटिनी, कौन सा पदार्थ होता है, जिलेटिनी नाम का पदार्थ होता है। तो ये जिलेटिनी नाम का पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है। तो इसकी सहायता से, इस जिलेटिनी नाम के पदार्थ की सहायता से ये अंडे को क्या करती है, पत्ती की जो ऊपरी सतह उसके ऊपर चिपका देती है। तो पत्ती कितनी ही हिलो, ये अंडे वहां से छूट करके कहीं नहीं जाएंगे, वो पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर ही क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, 10 दिन की ऊष्मायन अवधि होती है। ऊष्मायन का मतलब क्या होता है भाई, देखो पक्षी भी जब अंडे देता है ना, कोई भी पक्षी अंडे देता है तो अंडे वो पक्षी उसको ऊष्मा देता है, अंडों के ऊपर बैठता है और उसको ऊष्मा देता है। तो वो क्रिया जो होती है उसे अपन बोलते हैं ऊष्मायन अवधि, या फिर अंडों को शेना बोलते हैं उस क्रिया को। ठीक है, तो जब पक्षी अंडों के ऊपर बैठ करके उसको ऊष्मा देता है तो वो क्रिया ऊष्मायन कहलाती है। तो उससे क्या होता है, अंडा जो है उसके अंदर का जीव धीरे धीरे परिपक्व होता है, अंडा फूटता है और फिर उससे जो भी जीव है वो निकलता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है कि मादा रेशम कीट क्या करती है, इन अंडों के ऊपर बैठती है और इनको ऊष्मा देती है। तो 10 दिन तक वो ऐसा काम करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 10 दिन की ऊष्मायन अवधि के बाद में क्या होता है कि ये जो अंडे हैं ये फूटते हैं, और जैसे ये फूटते हैं तो इनसे निकलता है लार्वा। क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। तो आपको डायग्राम के अंदर यहां पर लार्वा भी मैं दिखा रहा हूं, दिख रहा है आपको लार्वा, है ना। तो ये जो लार्वा यहां पर बनता है इसे अपन बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा इसको बोला जाता है, कैटरपिलर लार्वा बोला जाता है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं इल्ली लार्वा, इल्ली लार्वा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2018 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम कीट के लार्वा का नाम बताइए। प्रश्न क्या आया कि रेशम कीट के लार्वा का नाम बताइए। तो रेशम कीट का जो लार्वा है उसका नाम हम क्या बताएंगे, कैटरपिलर लार्वा। रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या बताया जाएगा, कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, तो जैसे ये लार्वा निकलता है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, लटके समान होता है, जिसे राजस्थान की भाषा में लट भी बोलते हैं अपन, है ना। तो ये लार्वा क्या करता है, जो शहतूत के पौधे हैं उसकी जो पत्तियां हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है और बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये जो लार्वा है इसके अंदर क्या होता है कि लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। और वो लार ग्रंथि ही वास्तव में क्या होती है, एक तरल पदार्थ का स्त्रवण करती है, और वो तरल पदार्थ जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो रेशम के धागे के अंदर बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो कैटरपिलर लार्वा है इसके अंदर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसी को ही रेशम ग्रंथि बोला जाता है, क्योंकि वो जो लार ग्रंथि है तरल पदार्थ के रूप में रेशम का स्त्रवण करती है, जो कि हवा के संपर्क में आकर के कठोर हो जाता है और रेशम के धागे के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या याद रखना है कि ये जो कैटरपिलर लार्वा है इसके अंदर लार ग्रंथि होती है
और इसी लार ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, रेशम ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, रेशम ग्रंथि बोलते हैं। और यही रेशम ग्रंथि तरल के रूप में रेशम का स्रवण करती, जो हवा के संपर्क में आकर के किसमें बदल जाता है, रेशम के धागे के अंदर बदल जाता है। इसके अलावा एक बात यह है कि जब ये रेशम ग्रंथि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो आपका ये जो लार्वा है इससे लगभग ये 5 गुना लंबी हो जाती है साहब। कितनी गुना लंबी हो जाती है, 5 गुना लंबी ये रेशम की जो ग्रंथि है या लार ग्रंथि है ये हो जाती है। जब रेशम की ग्रंथि पूर्ण रूप से परिपक्व होगी तो उस समय ये रेशम का आपका जो लार्वा है उससे लगभग 5 गुना लंबी हो जाती है। अब देखो भाई ध्यान से सुना आगे की बात कि ये जो कैटरपिलर लार्वा है आपको, जिसको अपन ने रेशम कीट का लार्वा बोला है, ये क्या करता है, रेशम के पौधे की जो पत्तियां हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता जाता और बड़ा होता जाता है। तो इस तरीके से जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो जब ये परिपक्व हो जाएगा पूर्ण रूप से परिपक्व लार्वा, तो उस समय क्या होता है भाई, इसकी जो लंबाई होती है लार्वे की वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। जो लार्वा है उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये पूर्ण परिपक्व लार्वा जो होता है ये भोजन करना बंद कर देता है और निष्क्रिय भोजन करना बंद कर देता है। और भोजन करना बंद करने के बाद में क्या करता है, इसका जो सिर होता है उस सिर के ऊपर ये रेशम ग्रंथि स्थित होती है। तो उस सिर को ये घुमा घुमा करके जो रेशम ग्रंथि है उससे तरल के रूप में रेशम का स्रवण करना चालू करता है। तो इसके शरीर के चारों ओर वो जो रेशम है वो लिपटती जाती और हवा के संपर्क में आकर के वो धागा उस बनता जाता है। तो उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, रेशम का जो धागा है वो लिपटना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब ये लार्वा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता तो उस समय ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। परिपक्व होने के बाद में ये भोजन करना बंद कर देता है अपना, और क्या करता है कि जो सिर है उसको घुमाता है और सिर के ऊपर ही ये जो रेशम ग्रंथि है ये उपस्थित होती है। तो इससे तरल के रूप में ये रेशम का स्रवण करता है और वो जो तरल है वो इसके शरीर के चारों ओर लिपटता जाता है और हवा के संपर्क में आकर के वो रेशम के धागे के अंदर बदलता जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि इसका पूरा जो शरीर है उसके चारों ओर रेशम का पतला पतला धागा जो है वो बनता जाता है और ये पूरा का पूरा उस धागे के अंदर पैक हो जाता है। तो जब ये रेशम के धागे के अंदर पूरी तरीके से पैक हो जाता है तो उस अवस्था को अपन बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। कोकून के कुछ डायग्राम में आपको दिखाता हूं। जो शहतूत का पौधा होता है उसी के ऊपर ये सारी क्रिया होती है। जो कोकून होता है वो भी शहतूत की टहनी से ही चिपका हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम, ठीक है, देख पा रहे हो उसको। ऐसा लग रहा है जैसे फल के ऊपर जो पेड़ है उसके ऊपर एक फल लगा हुआ सफेद रंग का, लेकिन वास्तव में ये क्या है, कोकून है। किसका, रेशम कीट का कोकून है। ठीक है, अब ये जो कोकून है ना भाई, इसके अंदर क्या है कि निष्क्रिय लार्वा पाया जाता है। कोकून के अंदर एक निष्क्रिय लार्वा होता है, उपस्थित होता है। हालांकि उसका रूप कुछ बदल चुका होता है, लाल लाल कलर का हो जाता है वो। तो यहां पर एक बात आप याद रखना कि कोकून में उपस्थित निष्क्रिय लार्वा को प्यूपा कहते हैं। प्यूपा कहते हैं। क्या बोला जाता है, प्यूपा बोला जाता है। तो यहां पर एक कोकून को मैं काट करके आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, कोकून को जब काटा जाएगा तो उसके अंदर एक
लाल लाल कलर की आपको संरचना नजर आएगी, जो वास्तव में क्या है, एक निष्क्रिय लार्वा है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ समय बाद में उसके अंदर जो निष्क्रिय लार्वा उपस्थित है उसके काया का अंतरण होता है, यानी कि उसका शरीर पूरे तरीके से बदल जाता है। जो अब तक लार्वा के रूप में उसमें विद्यमान है, तो बाद में क्या होता है कि वो जो लार्वा है वो तितली जैसी अवस्था के रूप में, वयस्क अवस्था के रूप में बदल जाता है, और उस कोकून को तोड़ करके बाहर आता है। उस कोकून को तोड़ करके वो क्या होता है, बाहर आता है। तो एक डायग्राम यहाँ पर फिर दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें आपको कोकून के अंदर से वो जो रेशम का कीट है वो बाहर आता हुआ नजर आएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि कोकून जो पूरा बना हुआ है वो रेशम के धागे का बना हुआ है, तो वो वयस्क जो होता है उस कोकून का जो धागा है उसको काट करके बाहर निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में कोकून का जो पूरा रेशम का धागा है वो खराब हो जाता है। तो जब भी अपन रेशम प्राप्त करना चाहते हैं किसी रेशम कीट से, तो हमें क्या करना होता है कि जब वो कोकून अवस्था में ही है, उसी अवस्था में उसके अंदर का जो जीव है उसको मारते हैं अपन, और फिर उससे क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए साधारणतः अपन गर्म पानी के अंदर उस कोकून को डाल देते हैं, तो उसके अंदर का जीव मर जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो रेशम का धागा उसके चारों लिपटा हुआ जो कोकून बना हुआ है, उसको क्या होता है कि वहां से रेशम का जो धागा है उसको निकाला जाता है। जैसे अपन धागे की कोई गट्टी होती है उसमें से धागा निकाल दें, ठीक इसी तरीके से वहां से अपन क्या करते हैं, जो रेशम का पतला सा धागा उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। उससे फिर बड़े धागे बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, इस तरीके की क्रिया क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो एक बार अपन दोबारा समझते हैं, पर रेशम कीट का जो जीवन चक्र है कुछ इस तरीके का होता है। तो वापस से आप डायग्राम को देखना और सारी बातों को समझना। सबसे पहले हमने देखा भाई रेशम कीट के अंदर नर और मादा दो अलग अलग वयस्क हैं। इनमें मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन की क्रिया होने के बाद में जो मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है शहतूत की पत्ती के ऊपर, और अंडों को जिलेटिन नाम का पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी सहायता से शहतूत की ऊपरी सतह पर चिपकाती है। उसके बाद में 10 दिन की उष्मायन अवधि होती है, यानी कि 10 दिन तक ये अंडों को उष्मा देती है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो अंडे हैं ये फूटते हैं और उनसे लार्वा निकलता है, जिन्हें अपन बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा। 2018 में प्रश्न आया था, वे रेशम कीट के लार्वा का नाम बताइए, तो अपन बता देंगे कैटरपिलर लार्वा है। ठीक है। ये जो लार्वा है इसके अंदर लार ग्रंथि होती है, जिसे अपन रेशम ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये तरल पदार्थ के रूप में रेशम का स्त्रवण करती है, और यही तरल पदार्थ हवा के संपर्क में आकर के कठोर होकर के रेशम के धागे के अंदर परिवर्तित होता है। जब ये रेशम ग्रंथि पूर्ण परिपक्व हो जाती है, तो ये रेशम का जो कीट है, रेशम का जो लार्वा है उसकी लगभग 5 गुना क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इसके बाद में देखो हमने कहा कि ये जो कैटरपिलर लार्वा है ये शहतूत के पौधे की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और बड़ा होता जाता है। जब ये पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उस समय ये भोजन करना बंद कर देता है, और जो सिर है उसको घुमा घुमा करके इस रेशम ग्रंथि की सहायता से जो तरल होता है रेशम के रूप में, उसको ये क्या करता है, शरीर के चारों ओर लपेटते जाता है। तो वो जो तरल था वो हवा के संपर्क में आकर के कठोर हो जाता है और रेशम के धागे के अंदर बदलता जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, कोकून का निर्माण हो जाता है। मतलब जो लार्वा उसके चारों ओर रेशम का धागा लिपटता जाएगा, और जो लार्वा है पूरी तरीके से उस रेशम के धागे के अंदर कैद हो जाएगा। तो वो अवस्था क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। और उस कोकून के अंदर जो निष्क्रिय लार्वा उपस्थित होता है उसे क्या बोला जाता है, प्यूपा बोला जाता है। ठीक है। कुछ समय बाद में क्या होता है कि वो जो प्यूपा है वो एक वयस्क में बदलता है, एक तितली वाली अवस्था में बदलता है, और उस कोकून को तोड़ करके वो बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोकून का सारा जो रेशम है वो खराब हो जाता है। तो हम जब रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं तो उसको कोकून अवस्था में ही मारना पड़ता है। इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्म पानी में उस कोकून को डाल दिया जाता है, उसके अंदर का जीव मर जाता है। उसके बाद में वो जो कोकून है उसके जो लपटे हुए धागे हैं तो उसको सावधानी से क्या किया जाता है, वहां से निकाल लिया जाता है। वो रेशम का जो धागा हमें प्राप्त हुआ है उससे मोटे धागे बनाएंगे, मोटे धागे को बना करके उससे क्या करेंगे, कपड़े बुनने का कार्य कर लिया जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई कुछ और बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
एक कोकून में लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा होता है। रेशम का धागा काफी पतला होता है, तो जो एक कोकून है उसके अंदर लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा क्या होता है, प्राप्त होता है। एक कोकून का भार लगभग 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम होता है। जो कोकून है उसका भार कितना है, 1.8 ग्राम से लगभग 2.2 ग्राम का होता है। जो रेशम का धागा है वो वास्तव में प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और उसमें प्रोटीन भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो यहां से सुनना कि रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। कोकून का भीतरी भाग फाइब्रिन प्रोटीन का तथा बाहरी भाग सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। तो कोकून जो है वो पूरा धागे का बना हुआ है, और जो धागा है वो किसका बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ है। तो कोकून का जो भीतर का भाग है, यानी कि भीतर के जो उसके जो धागे हैं वो तो कौन सी प्रोटीन के बने हुए हैं, फाइब्रिन प्रोटीन के बने हुए। कौन सी प्रोटीन के, फाइब्रिन प्रोटीन के। और उसका बाहरी वाला भाग जो है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है, सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे देखो कि शहतूत का जो पौधा है उसके ऊपर ये रेशम के जो कीट है ये पलते हैं। तो इसलिए रेशम कीट का पालन करने के लिए अपन क्या करते हैं, शहतूत के बाग लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये और याद रखना कि रेशम कीट का पालन करने के लिए शहतूत के बाग लगाए जाते हैं। तो हमें जब रेशम प्राप्त करना है तो हम किसको टारगेट करेंगे, कोकून को टारगेट करेंगे। और कोकून कौन बनाता है भाई, रेशम कीट का लार्वा कोकून बनाता है। तो हमें जब भी रेशम प्राप्त करना है तो अपन कोकून को प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करोगे, शहतूत का जो पौधा है
उसी की टहनियों पर, पत्तियों पर ये चिपके हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से इसको क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है और वहाँ से हम इसको सीधे मार्केट में बेच सकते हैं। जो भी फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो रेशम का धागा बनाती है, तो सीधे उनको बेच सकते हैं। वो कोकून को गर्म पानी में डाल करके उसके अंदर का जीव मार करके उससे रेशम का उत्पादन करते हैं, अपने कपड़े बुनते हैं। ठीक है, तो देखो हमने जो है क्या कहा भाई, एक कोकून में लगभग 1000 से लेकर के 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा होता है और एक कोकून का भार कितना है, 1.8 ग्राम से लेकर के 2.2 ग्राम तक का होता है। कोकून किलो के भाव में बिकते हैं ना। और रेशम का धागा किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है। जो कोकून है वो भी रेशम के धागे से ही तो बना है और रेशम का धागा प्रोटीन से बना है। तो कोकून का जो भीतरी वाले धागे हैं वो तो किसके बने हुए, फाइब्रिन प्रोटीन के बने होते हैं और बाहरी धागे जो है वो किसके बने होते हैं, सेरिसिन प्रोटीन के बने होते हैं। और रेशम कीट का पालन करने के लिए किसके भाग लगाए जाते हैं, सहतूत के भाग लगाए जाते हैं। तो 2018 के अंदर एक प्रश्न आया था कि रेशम कीट से रेशम का धागा कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट से रेशम का धागा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो आपके सामने पूरी प्रक्रिया है। हमने क्या कहा भाई, जो कोकून होता है उसके अंदर का जीव मार करके उससे अपन क्या करते हैं, रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वास्तव में जो कोकून है वो आवरण है वो किसका बना हुआ, रेशम के धागे का बना हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके ये बातें आप नोट कर लीजिए। जो काम की बातें थी मैंने सब लिख दी है यहाँ पर, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इन बातों को। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। तो आज अपन ने रेशम कीट का जो पालन है उसको कंप्लीट कर लिया है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसको अच्छे से ध्यान रखना, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लाख कीट का जो संवर्धन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।